अब देखना ये है कि इतने सारे लोग बड़ी तादाद में आए हैं, सुरक्षा दिलवा पाते हैं कि नहीं ये तो सरकार तय करेगी। लेकिन इस भीड़ ने चंद्रशेखर आजाद को एक बहुजन नेता के तौर पर स्थापित जरूर कर दिया है। इस भीड़ से हिलेंगे डरेंगे इसलिए क्योंकि नीले झंडे से डरते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। यहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का संयुक्त रूप से आंदोलन है। चंद्रशेखर आजाद जी पर फायरिंग कर दी गई थी उनके गृह जनपद सहारनपुर में। उसको लेकर उन्होंने मांग की है कि उनको जो सुरक्षा दी जाए, जिस तरह से और नेताओं को सुरक्षा दी गई है। हमारे साथ हैं नीरज पटेल जी, जो एक पत्रकार भी है सीनियर और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। सर, क्या लग रहा है, सुरक्षा मिलेगी आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर जी को? वैसे सुरक्षा मांगने के लिए इस प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग चुके हैं या ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में गोलीकांड होता है, इत्तेफाक से वो उनके सजाती निकलते हैं। तो बुलडोजर की कार्रवाई तो छोड़िए, कोई भी ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती जो अमूमन मुख्यमंत्री अपने सख्त रुख के कारण दिखाते हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इस लोकतंत्र में एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो भी ऐसे नहीं कि जो रोज कोई नई पार्टी बन जा रही है, एक स्थापित हो चुका नेता, उसके ऊपर गोली चलाई जाती है और उसके बावजूद उसको अपनी सुरक्षा के लिए जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करना पड़ता है। पूरे देश से लोगों को बुलाना पड़ता है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा और काला अध्याय क्या होगा? 2024 को लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये भीड़ दोनों लोगों के लिए संदेश है। जिस विपक्ष ने अभी 2 मीटिंग करके चंद्रशेखर आजाद को आमंत्रित नहीं किया, उन विपक्ष के लिए भी संदेश है, और सत्ता पक्ष के लिए तो संदेश है ही कि जिसको तुम नया लड़का समझ करके तुमने ऐसी छोड़ दिया कि भाई सुरक्षा ना दी जाए, घर पे 3-4 सिपाही बैठाल दिए, अभी तक कोई बड़ी सुरक्षा का ऐलान नहीं किया गया, सीबीआई इंक्वायरी का ऐलान नहीं किया गया। तो ये भीड़, मुझे लगता है कि हालांकि सरकार गूंगी बह रही है, इससे पहले भी यहाँ कई बार भीड़ हुई है, अभी महिला पहलवानों ने भीड़ की यहाँ पर, तो लेकिन हाँ, अंदर से हिलते जरूर हैं, डरते जरूर हैं। जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो एक भीम आर्मी चलाते हैं। भीम आर्मी मतलब सेना, उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है आज। ये कैसा, उनका जो डिमांड कैसी देखते हैं आप? जो भीम आर्मी चलाते हैं, सेना का एक अध्यक्ष है वो। अगर इस तौर पे आप देखेंगे तो जो विभिन्न सेनाओं के अध्यक्ष हैं, थल सेना का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष, क्या उसको सिक्योरिटी नहीं मिली है? क्या उसको सिक्योरिटी नहीं रहती है? अगर हजारों युवा हैं इनके साथ में। सर, फर्क है। अगर वही भीम सैनिक, भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने हाथों में बंदूकें उठा लें सेना की तरह, तो उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे, उनको जेल में ठूस दिया जाएगा। सरकारी सिस्टम के हिसाब से लोगों को सुरक्षा मिलना जरूरी है। अगर इस तरीके से कहें आप, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे करोड़ों अरबों फॉलोअर हैं, तो क्यों सिक्योरिटी में घूमते हैं? लेकिन भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, नेताजी हैं, वो तो कई बार बंदूक भी लहरा देते हैं, तलवार भी लहरा देते हैं, मूंछों में। आप छूट तो दीजिए, आप कहिए तो कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, आप अपनी सुरक्षा खुद कर लो। जो 8-10 गाड़ियां हैं उनमें लोग जाएंगे, सुरक्षा करेंगे अपने हिसाब से। फिर सरकार ये ना कहे कि आपके जो असलहे लेके चल रहे हैं वो अवैध हैं, फिर ये जांच होगी, वहां से वो पड़ताल होगी। संवैधानिक सिस्टम में व्यक्तिगत असलहे लेके चलना, ये किसी संवैधानिक सिस्टम में नहीं आता है। लोगों की मजबूरी होती है, तब वो अपनी प्राइवेट सुरक्षा रखते हैं। अगर किसी के ऊपर हमला हुआ है, छोड़ दीजिए चंद्रशेखर आजाद को, सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी अगर हमला होता है, तब भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। लॉ एंड ऑर्डर व्यक्तिगत मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कानून का मसला है, स्टेट का मसला है और सेंट्रल का मसला है। लेकिन कहीं भी जो उत्पीड़न होता है, दलित का, पिछड़े का, कहीं भी, तो चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। वो कैसे सुरक्षा कर पाएंगे जब वो खुद सुरक्षित नहीं है? दोनों चीजों में फर्क है। वो सुरक्षा की जो गारंटी दी जाती है, वो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, ना कि ये सुरक्षा की गारंटी कि हम चारों तरफ आपके पहरा लगा करके और हथियारबंद गिरोह खड़ा कर देंगे। दोनों सुरक्षाओं में फर्क है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है कि आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। तो अन्याय अत्याचार करने की हिम्मत कहाँ पड़ रही है लोगों की? ये तो सामने आकर के लड़ने की हिम्मत कहाँ पड़ रही है? छुप करके वार कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है ना। गोली चलाने वाला हमला करना, कलम से हमला करना, दोनों में अंतर है। अगर मनुवादियों को, सामंतियों को इतनी तकलीफ है चंद्रशेखर आजाद से,
तो हमला करें ना, अपनी बातों से हमला करें, लिख करके हमला करें, मन से हमला करें, लेकिन ये गोली चलाना तो कायरता है। सर जितने भी बहुजन नेता हुए हैं हमारे देश में, चाहे काशीराम जी हो, बाबा साहब हो, मायावती हो या और बहुत सारे नेता, किसी ने आंदोलन नहीं किया सुरक्षा के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आकर। ये जंतर मंतर आ गए सुरक्षा के लिए। रवैया चेंज हुआ है और तरीका भी चेंज हुआ है। हर दौर में सब लोगों की पॉलिटिक्स अलग अलग होती है। मैंने जितना एक पत्रकार के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को समझा है, वो एग्रेसिव लीडरशिप करते हैं, एग्रेसिव बात करते हैं, प्लस माहौल में फर्क है। वो दौर था जब तिलक तराजू और तलवार की बात चलती थी। उस समय कोई इस तरीके से आपके ऊपर गोली चला के और हमला नहीं किया करता था। लेकिन ये दौर है जब आप मनुवाद को, सामंतवाद को चुनौती देते हैं तो आपको जेल में ठूंस दिया जाता है, आपको सड़क पे मॉब लिंचिंग हो जाती है, पीट दिया जाता है। आप जिस सुरक्षा पे बार बार बात कर रहे हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये जो धरना प्रदर्शन सुरक्षा और सीबीआई इंक्वायरी से एक कदम आगे बढ़ते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष को, दोनों को संदेश दे रहा है, क्योंकि विपक्ष ने भी इग्नोर किया ना 2 मीटिंगों में। तो ये पूरा प्रदर्शन पूरे देश से जो लोग आए हैं, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी ये जवाब दे रहे हैं कि देख लो, एक बहुजन नेता स्थापित हो रहा है, इग्नोर करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। काशीराम जी ने पूरे देश में साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे वो, बाकी और नेता भी रहे, उन्होंने पुलिस नहीं मांगी, सुरक्षा नहीं मांगी, बड़े नेता बन गए देश में वो। उनके ऊपर गोली भी तो नहीं चली। जब किसी के ऊपर गोली चलेगी स्वाभाविक है वो सुरक्षा मांगेगा। फर्क ये पड़ता है दौर क्या है। आप रामस्वरूप वर्मा जी के दौर की बात, पेरियार ललई के दौर की बात, बाबा साहब के दौर की बात, साहू जी महाराज के दौर की बात की कंपैरिजन इस समय से नहीं कर सकते। अंतर है ना उस समय में। इस दौर में आप सोचो कि आप घर में बैठे हुए एक ट्वीट कर देते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, सड़क पे नहीं निकलते, उस ट्वीट में आपके ऊपर हमला हो जाता है। उस दौर में अगर कोई व्यक्ति समाज का काम करने के लिए, तो मांगना ही नहीं चाहिए था, ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि देना चाहिए था। एक्चुअल में मुझे लगता है कि सुरक्षा की जो मांग की जा रही है, जितना मैंने समझा, वो इस सरकार के नकारेपन को दिखाने के लिए की जा रही है कि देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री कहता है कि हमारी राज्य में सुरक्षा चाक चौबंद है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, हमारे यहाँ अपराधी या तो मर गए या जेल में हैं, उनके यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब अपराधी सजाती निकल जाता है तो उसके साथ किस तरह की बात होती है। और सामने वाला अगर पिछड़े और दलित वर्ग से है तो वो कितना भी बड़ा लीडर हो जाए, कितना भी बड़ा फेस हो जाए, उनकी नज़र में वो 2M दर्जे का नागरिक ही रहता है। जिस तरह से हमला किया गया चंद्रशेखर आजाद जी पर, क्या बहुजन राजनीति को यह कुंद करने की कोशिश की गई है? कोशिश तो यही थी, लेकिन मुझे तो बढ़ती हुई दिख रही है। कोशिश तो यही थी, लेकिन महागठबंधन वालों तो बुलाया नहीं है। फिर भी यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, ये दोनों को चुनौती है, दोनों को संदेश है। हालांकि आज जैसी मुझे जानकारी है कि शायद जयंत चौधरी ने कहा कि हम आएंगे, राजेंद्र पाल गौतम विपक्ष से आएंगे, अखिलेश यादव को 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ा, लेटर जारी किया, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े चेहरे के रूप में हैं विपक्ष के, वो यहाँ आएंगे। तो अब विपक्ष ओम प्रकाश राजभर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर कहाँ विपक्ष है? साथ में गले मिले थे इनके, मिले थे उस समय तो मोदी जी को भी गाली दी थी। ओम प्रकाश राजभर अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम का रुख भांप लेते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। हालांकि अंतर है, पिछली बार ओम प्रकाश राजभर ने जब पाला बदला था तो जिस तरीके से मुखर थे, अब वो मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी तो आदमी के अंदर सम्मान और इज्जत बचा होता है। भाई कहीं ना आप किसी से झूठ बोल लेंगे, अपने आप से कैसे झूठ बोलेंगे? तो जब माइक अड़ाया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर को, तो बस इतना निकल रहा है कि देखेंगे अमित शाह जी जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। पहली बार जब पार्टी बदली थी, पाला बदला था, तो मोदी जुटलर है, योगी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। राजनीति में ये सब चलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस स्टैंड की एक सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, एक सामाजिक परिदृश्य के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर मुखर तौर पर आलोचना कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी कितना डेंट लगा पाएंगे बीएसपी में? मुझे लगता है कि ये सवाल गलत है। चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में डेंट लगाने के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के हाल फिलहाल में मैंने जो बयान सुने हैं, वो मायावती जी को अपने गार्जियन बताते हैं। मायावती कहते हैं कि हम तो मायावती जी को बड़ा समझते हैं, वो हमें छोटा नहीं समझ रही है, तो हम क्या करें? उनको तो भतीजा है ना पहले से ही। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है। ये इनको क्यों समझेंगे? ये जो भाई भतीजावाद वाली पार्टियां हैं, जैसे शरद पवार को नुकसान क्यों हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान क्यों हुआ, अखिलेश यादव क्यों नहीं 4-4, 5-5 चुनाव जीत पा रहे हैं, ये सब जो पार्टियां हैं, इनमें भाई भतीजावाद की वजह से ही। अब जैसे आकाश आनंद आ गए,
तो अब भतीजे हैं, पार्टी में कोई कितनी मेहनत कर ले, कितना कांसीराम साहब के साथ साइकिल चला ले, लेकिन भतीजा ही कुर्सी पर बैठेगा। जब भतीजा इस सड़क पर लड़ने वाले नेता से लड़ेगा तो आप भी जानते हैं अंजाम क्या होगा। बहन जी को यही डर है, बहन जी को खुद का डर नहीं है, खुद तो उनकी पॉलिटिक्स अब हो गई जो हो गई, उनको डर है कि हमारा भतीजा इस जमीनी नेता के सामने स्टेब्लिश कैसे हो पाएगा, तकलीफ वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी चला लेते लेकिन पार्टी नहीं बनाते, पार्टी तो पहले से स्टैब्लिश्ड है। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप भी कुछ कहते हैं, हम भी कुछ कहते हैं, सुनता कौन है? हम भी कहते हैं कि मोदी जी इतना झूठ मत बोला करो, बोलते हैं ना, लेकिन बहुजनों की कुकुर मुत्ता की तरह बहुत सारी पार्टी बन गई हैं, क्या कभी सत्ता में आ पाएंगे? तो बिखरे पड़े हैं सारे 2-2, 4-4 वोटों में ही सब पार्टी बना लेते हैं। हाँ, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पार्टियों की तादाद बढ़ी है, लेकिन उन पार्टियों में कितनी, आप ही बताइए इसका जवाब, जो नई नई पार्टियां बनी उनमें कितनी पार्टियां ऐसी हैं जिनकी क्षमता है इस तरह का जनसैलाब एक आवाज में बुला लेने की? जंतर मंतर से सीटें नहीं मिलती, आपको पता है। चुनाव तो बाबा साहब, न्याय मिलता है, चुनाव तो बाबा साहब भी नहीं जीत पाए थे, चुनाव तो कांसीराम साहब भी बहुत बाद में जीते। तो चुनाव जीतने भर से एक वोटों का आंकड़ा महज है। अगर इस तौर पर आप देखते हैं तो आपको फिर योगी आदित्यनाथ और मोदी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, वो तो चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतना ही लोकतंत्र में सब कुछ नहीं होता है। चुनाव जीतने के अलावा जो अपोजिशन है सामने, जो अन्य जनता है जो नहीं चाहती है कि इस तरह के लोग काबिज रहें, हमेशा मेजॉरिटी में विपक्ष होता है। मेजॉरिटी में अगर कायदे से देखेंगे आप, जितने वोटिंग परसेंटेज मिला होता है जीतने वाली पार्टी को, उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वो होता है जो नहीं मिला है उनको। अगर भेड़ चाल से देखेंगे तो लोग इस देश में आज भी, राम रहीम अभी जेल से बाहर आ गया, उसको पूजने पहुंच गए, आसाराम बापू जेल से बाहर निकलता है, उसको पूजने पहुंच जाते हैं। तो भीड़ से आप कैसे तय कर सकते हैं? लेकिन सर, इस शक्ति प्रदर्शन के बाद में कुछ शक्ति बढ़ेगी आजाद समाज पार्टी की, लग रहा है कुछ बुलाएंगे महागठबंधन वाले? लग तो रहा है मुझे, अगर बुद्धि खुलेगी, कितनी सीटें मिलेंगी? अगर बुद्धि खुलेगी और ये लगेगा कि उस महागठबंधन में एक स्थापित दलित लीडरशिप नहीं है, तो चंद्रशेखर को बुलाएंगे, और लगता है कि उनको उतने से काम चल जाएगा तो नहीं बुलाएंगे। एनडीए और इंडिया ने किसी भी दलित पार्टी को बुलाया ही नहीं है महागठबंधन में। नहीं, ऐसा ना मत कहिए। तो आपने कहा कि दुकानें तमाम खुली हुई हैं, एक दुकान ओम प्रकाश राजभर की भी है, एक दुकान वहाँ पासवान जी की भी है, वो तो शामिल हैं। जब ये बात आप कहेंगे तब ठेकेदार दुकानदार तमाम हैं ठेकेदार दुकानदारों की कमी नहीं है, इंडिया में भी दिख जाएंगे और एनडीए में भी दिख जाएंगे।